हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, हमारी इस मैराथन क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। जी हाँ, एमपीडीएलएड द्वितीय वर्ष का विषय शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, इस विषय को हम लेकर आए हैं। आज की इस मैराथन क्लास में सभी विषय यानी इस विषय की सभी इकाइयां, सारी यूनिट्स को एक साथ लेकर आएंगे, यानी सारी यूनिट्स को आज ही हम पढ़ लेंगे और डिस्कस करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत संभावित है, यानी इस परीक्षा में यही प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इन पूरे सीरीज को, इन क्वेश्चंस को मैंने छाट कर बनाया है जो इसके पहले ऑलरेडी डीएड की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं और अभी आने की परीक्षा की पूरी संभावना है कि इस क्वेश्चन की तरह होंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। तो इस एक मैराथन क्लास को, इस एक वीडियो लेक्चर को आप देखकर ये अपना पेपर 100% क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो और अन्य विषयों के सभी इसी तरह के हर एग्जाम के हर विषय की आप इसमें मैराथन क्लासेस वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले हमारी इस पहली इकाई की तरफ, जिसका नाम है इकाई एक समावेशी शिक्षा, है ना। इस समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की उत्तरों की बात करेंगे। इसमें हम उन क्वेश्चंस को कंपाइल करेंगे जो अभी डेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पर जो अंक आवंटित है कुल, इस इकाई एक पर जो मार्क्स अलॉटेड है 22, यानी इस एक इकाई को पढ़कर आप कुल 22 अंक हासिल कर सकते हो। जी हाँ, 22 अंकों की पूरी इकाई है। 22 मार्क्स इस एक यूनिट पर रहते हैं, यानी 22 मार्क्स यहां पर मिल जाते हैं अगर एक यूनिट को ढंग से आप अच्छे से करते हो प्रिपेयर तो, ठीक। तो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी आप जानते होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा, यानी शामिल करना, यानी विकलांग बालक हो, वंचित बालक हो, कैसा भी हो, उन सबको एक साथ शामिल करना, यानी कि सबको समावेश करके एक साथ मिलाकर शिक्षा देना, इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। इसी टॉपिक पर आधारित हमारे सारे प्रश्न होंगे, तो इन्हीं टॉपिक्स को आप सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहला सवाल ही है, समावेशी शिक्षा होती क्या एक्चुअल में, ना। इंक्लूसिव एजुकेशन एक्चुअल में क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? देखो, समावेशी जो है ना, ये समावेश शब्द से बना है और समावेश का मतलब होता है समाया हुआ, है ना, के साथ में। तो ध्यान में रखिएगा, होता क्या है ऐसा कि हमारे समाज में भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे सामान्य होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य न होकर, हो सकता है वो दिव्यांग हो, विकलांग हो, मानसिक रूप से पिछड़े बालक हो, बौद्धिक रूप से पिछड़े हो, शारीरिक रूप से पिछड़े हो। ऐसे बालकों को, या कुछ बालक ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे, अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा आगे होंगे, ऐसे बच्चों को भी संभालना होता है। तो इन सबको मिलाकर, संभालकर, एक साथ लाकर एजुकेशन देना, यानी ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए, ऐसा करिकुलम पाठ्यक्रम बनाया जाए जो इस तरह के सभी तरह के बच्चों को शामिल कर ले, है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसी का अर्थ हमको जानना है। तो चलिए बात करें समावेशी शिक्षा का। तो समावेशी शिक्षा का अगर अर्थ देखें तो ये एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम, ये ऐसे शिक्षा प्रणाली से है, ये एक ऐसे शिक्षा प्रणाली से है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो सामान्य हो, जैसा मैंने बताया, चाहे वो किसी शारीरिक, चाहे वो किसी मानसिक या फिर सामाजिक, भाषाई या फिर आर्थिक रूप से विशिष्ट हो, दिव्यांग हो, विकलांग हो, ऐसे बच्चे, है ना, अक्षम बच्चे हो, इन्हें बिना किसी भेदभाव के दूसरे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना, है ना, एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ाना, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना, इसे ही कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा आपको। बहुत आसान है कि समावेशी शिक्षा में होता क्या है कि यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ ही, यानी नॉर्मल बच्चों के साथ ही, ऐसे बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, उसी सेम विद्यालय में, सेम कक्षा में, समान कक्षा में एक साथ शिक्षा देना, जो बच्चे हो सकता है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भाषाई रूप से, है ना, पिछड़े हों, ऐसे बालकों को एक साथ एक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देना, ऐसी शिक्षा प्रणाली को ही समावेशी शिक्षा बोलते हैं। क्लियर? अब मेरे ख्याल से समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को? ठीक, चलिए तो समावेशी शिक्षा से आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का संबंध किससे एक्चुअल में? समावेशी शिक्षा किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो भाई बात करें समावेशी शिक्षा की, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं, इस समावेशी शिक्षा का जो संबंध है वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से क्लियर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर देखेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, समावेशी शिक्षा किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो भाई चलिए, नंबर 1, समानता और असमान अवसर पर। समावेशी शिक्षा समानता और समान अवसर पर काम करती है, क्योंकि भाई समावेशी शिक्षा में आप क्या करोगे
जो बच्चे सामान्य नहीं है उनको शामिल करोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप उनको भी समान अवसर दे रहे हो ना दूसरों के साथ ही। तो समानता और समान अवसर से संबंधित है समावेशी शिक्षा। दूसरा भाई बिना भेदभाव की शिक्षा देना। जब आप समानता देते हो, समान अवसर प्रदान करते हो, तो आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, है ना। तो ऐसी शिक्षा जो भेदभाव रहित हो, है ना, जो भेदभाव ना हो जिसमें बिल्कुल भी। फिर विविधता का उत्सव स्वीकार, यानी हमारे समाज में जो विविध प्रकार के हैं बच्चे या विविध प्रकार के मनुष्य हैं या विविध प्रकार की जो भी चीजें हैं उसका तिरस्कार नहीं करना, उसमें शर्म महसूस नहीं करना, उसे इग्नोर नहीं करना, उसे अपनाना, उसे सेलिब्रेट करना, उसका उत्सव मनाना, उसे स्वीकार करना, है ना। तो हम विविधता को स्वीकार करते हैं। जैसे हमारे देश में देख लो, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, सबको अपने देश में एक्सेप्ट करते हैं, सबको एक साथ मिलाकर चलते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से समावेशी शिक्षा में भी किया जाता है। जो कमी है, जो विविधता है, जो एक तरह से अलग है ना, उस चीज को हम सेलिब्रेट करें, उसका उत्सव मनाएं, ना कि उसमें शर्म महसूस करें, ना कि उन्हें हम इग्नोर कर दें, ना कि हम उन्हें नजरअंदाज कर दें, ऐसा नहीं। ठीक, सामान्य और विशिष्ट बच्चों का सहअध्ययन, है ना, सामान्य बच्चों का और विशिष्ट जो बच्चों का एक साथ पढ़ाई। अब होता क्या है, जो बच्चे पहले से ही दूसरों से अलग हैं उनको आप और अलग बिठाओगे और अलग तरीके से पढ़ाओगे और अलग कर दोगे, तो उनमें सामान्य बच्चों की तरह कॉन्फिडेंस, सामान्य बच्चों की तरह से गुण कहां से आएगा। उन्हें तो हमेशा रहेगा कि हम दूसरों से अलग है, एहसास ही होता रहेगा, है ना। उनके अंदर और हमेशा गिल्ट, वो ग्लानि भरी रहेगी कि भाई हम तो दूसरों से अलग है, इसलिए हमको उनके साथ बैठ के पढ़ने नहीं मिलता, है ना। ये सोच को दूर करने के लिए तो लाया गया इसे, है ना। तो इसमें होता ही क्या कि सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ अध्ययन कराना, पढ़ाई कराना। ठीक, नेक्स्ट, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। समाज की जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा है जिसमें सब लोग जुड़े हैं, जिसमें सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं जैसे नॉर्मल, उस मुख्य धारा से ऐसे लोगों को जोड़ना जो सामान्य नहीं है। जैसे कि कोई विकलांग है, जैसे कि कोई मान लो दिव्यांग है, जैसे कोई शारीरिक रूप से पिछड़ा है, कोई मानसिक रूप से पिछड़ा है, तो ऐसे लोगों को शामिल करना, ऐसे लोग को साथ में लेकर आना, इसे ही क्या बोला जाएगा भाई, समाज मुख्य धारा से जोड़ना। यही समावेशी शिक्षा में रहेगा। और क्या, बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण करना है, यानी ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल का निर्माण करना जिसमें कोई रुकावट, कोई बाधा ही नहीं हो। जी हाँ, बाधा मुक्त वातावरण को तैयार करना। ठीक है, ये सब समावेशी शिक्षा का संबंध है, इन सब का समावेशी शिक्षा संबंध है, यानी ये सब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। यानी समावेशी शिक्षा देना मतलब ये सारे काम करना, ये सब उद्देश्य रहेंगे। अगर आपको पूछ दे समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तब भी यही लिखना। समावेशी शिक्षा से क्या हासिल होता है, इसका लाभ क्या है, तो भी आप ये लिखेंगे। समावेशी शिक्षा का संबंध किस चीज से है, तो इन चीजों से। समावेशी शिक्षा में कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या उद्देश्य होते हैं, तो यही होते हैं। यानी ऐसे घुमा फिरा कुछ भी सवाल पूछे, उत्तर आपको यही लिखना है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर, कंफ्यूज मत हो जाना, सर आपने तो ये पढ़ा दिया था और आ ये गया। भाई सब घुमा फिरा के आता है, लेकिन उत्तर एक ही याद रखिएगा। शब्द तो बदल के आएगा ना, सेम टू सेम कैसे दे देगा ना, सेम टू सेम नहीं दे सकता ना भाई, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए भाई, समावेशन की प्रमुख बाधाएं बतलाइए, है ना। इंक्लूसिव करने का, समावेशन करने का, सबको शामिल करने का, जोड़ने का, इसमें क्या रुकावट आएगी, है ना। अब मान लो हमने ये तो मान लिया, चलो समावेशी शिक्षा देंगे, चलो ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो बच्चे सामान्य नहीं है, दिव्यांग हैं, उनको एक साथ लाकर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या उतना आसान होगा जैसे सामान्य बच्चों को पढ़ाना होता है। सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को, ऐसे दिव्यांग बच्चों को, शारीरिक रूप से पिछड़े, मानसिक रूप से पिछड़े, भाषाई रूप से पिछड़े, ऐसे बच्चों को जब पढ़ाओगे तो कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है, कुछ और चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि ये बालक विशिष्ट है, ये सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, इनमें कुछ अलग है, कुछ बदलाव है। ठीक है, तो उसी की हम बात करेंगे। अब ऐसा मैं थोड़ा ओरली बताऊं आपको, तो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई में क्या होता है, स्कूल में देखा सीढ़ियां बनी होती, पर कोई बालक अगर व्हील चेयर पे आता हो, चलने में सक्षम ना हो, दिव्यांग हो, तो वो सीढ़ियों पे कैसे चलेगा, वो वॉशरूम तक कैसे जाएगा, है ना। ये भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। सामान्य बच्चों को हमें बिठाना पड़ेगा, क्लास में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। जो बच्चा दिव्यांग है, जो बच्चे को थोड़ा कम सुनाई देता हो, उस बच्चे को सामने बिठाना पड़ेगा, यानी कुछ विशिष्ट काम करना पड़ेगा, है ना। तो जो समावेशन शिक्षा होगी तो उसमें बच्चों को जोड़ेंगे, लाके एक क्लास में बिठाएंगे सामान्य बच्चों के साथ। तो ऐसा करने में थोड़ी और व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा करने के लिए थोड़ा सा और चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे कि देखो, समावेशन यानी इंक्लूजन के मार्ग में, समावेशी शिक्षा देने के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होंगी, कौन कौन सी होंगी। नंबर एक, नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, है ना। समाज के लोग, सबसे पहले तो यही है, क्या कहेंगे चार लोग, तुम्हारा बच्चा चल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और तुम उसको पढ़ने भेज रहे हो, घर में रखो, वहां जाके उसका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, ये नकारात्मक दृष्टिकोण, ये निगेटिव सोचना दूर रखनी है। ये सबसे बड़ी बाधा बनती है भाई समाज में ना। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहते हैं, लोग टॉन्ट मारेंगे, ताने देंगे, ऐसा बोलेंगे। फिर अनुपयुक्त बुनियादी ढांचा और भौतिक बाधाएं। जी हाँ, कुछ फिजिकल बाधाएं, जो मैंने अभी सीढ़ियों की बात की आपको, है ना, क्लास में बैठाने की बात की, ये चीजें। और अनुपयुक्त बुनियादी ढांचा, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा,
यानी कि जो स्कूल होगा, जो बस में जाने की व्यवस्था होगी, और या फिर उसके क्लास में बैठने के बेंचेस की जो व्यवस्था होगी, वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठेगी, है ना। वो थोड़े से बदलने पड़ेंगे बच्चों के हिसाब से, क्योंकि स्कूल में बेंचेस है, सब किसके हिसाब से बनते हैं? ये सब बनते हैं सामान्य बच्चों के हिसाब से। पर जो विकलांग बालक है, दिव्यांग बालक है, उनको अगर शामिल करना है तो उनके हिसाब की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। जैसे बाथरूम तक जाने के लिए सिर्फ सीढ़ी बनी होती है, कोई बच्चा जो व्हीलचेयर पर होगा वो कैसे जाएगा बाथरूम तक फिर, है ना। तो सीढ़ी के साथ रैंप भी बनाना पड़ेगा, और उसे ले जाने के लिए भी कोई होना चाहिए। ये सारी बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। फिर अशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षक। टीचर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अशिक्षित और अप्रशिक्षित है, यानी टीचर्स को नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना तो आता है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा बच्चा हो जिसको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो, ऐसा बच्चा हो जिसको थोड़ा मानसिक रूप से समझने में थोड़ा तकलीफ होती हो, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पर हमारे यहाँ वैसे टीचर्स नहीं है, टीचर्स को वैसे ट्रेनिंग देने की व्यवस्था नहीं है, सरकार ने वैसे ट्रेनिंग का इंतजाम नहीं कर रखा है। तो ये सब तकलीफ की बातें हैं, ये सब बाधाएं हैं, ये सब बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स है जो समावेशी शिक्षा देने में आती हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है, ठीक। और क्या, कठोर और अपरिवर्तनीय पाठ्यक्रम। अपरिवर्तनीय यानी न बदलने वाला, जिसमें परिवर्तन ना हो उसे अपरिवर्तनीय बोलते हैं। यानी कठोर यानी कि बहुत ही टफ सिलेबस है, क्योंकि भाई सामान्य बच्चा तो इस सिलेबस को कर लेंगे, पर जो थोड़ा सा मानसिक रूप से पिछड़ा है, जो बच्चा थोड़ा सा बौद्धिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो बच्चा थोड़ा सुनने समझने में तकलीफ है, ऐसे बच्चे को फिर कैसे सेम सिलेबस पढ़ा पाएंगे, है ना। तो हमारा जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है, यानी तो बदला नहीं जाता, कठोर भी है, जो इन बच्चों को थोड़ा दिक्कत जाती है पढ़ने में। और क्या भाई, उचित संसाधनों और धन की कमी है, पैसे की कमी है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भाई ट्रेनिंग चाहिए टीचर्स को। अब टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी पैसा लगता है, सरकार के पास ऑलरेडी नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं हो रहा, टीचर की सैलरी नहीं होती, आप देखते हो अतिथि शिक्षकों को सैलरी नहीं मिलती है, यानी बहुत लंबे समय से नहीं मिलती है, लेट मिलती है, कम मिलती है। तो सरकार इतनी परेशान हो रही है, कई साल सरकार तो बहुत सारे स्कूल बंद कर रही है, आप सुनते होंगे खबर अक्सर, है ना, ये स्कूल को मर्ज कर दिया, वो स्कूल को मर्ज कर दिया। सरकार तो स्कूल बंद करने पे लगी है, क्योंकि ज्यादा सैलरी ना देना पड़े टीचर्स को, ऐसा भी हो रहा है। तो भाई उचित संसाधन और धन की क्या है, सरकार के पास कमी है, ठीक है। तो ये सब चीजें बाधाएं हैं, रुकावटें हैं समावेशन में, समावेशी शिक्षा देने में, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला देखिए, ब्रेल लिपि किसे कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल लिपि क्या है। देखिए, जो बच्चा नेत्रहीन होता है, ये सब तो छोड़ दो ना, बहुत ओरली बताता हूं, ठीक है, ओरली बताता हूं थोड़ा सा पहले। तो जो ब्रेल लिपि होती है, जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, एक्चुअल में ये नेत्रहीन बालिकों के लिए, जो भी बालक नेत्रहीन होते हैं, जो भी बालक बालिका है, जो भी छात्र नेत्रहीन होते हैं, देख नहीं सकते, उनके लिए एक स्क्रिप्ट बनाई गई थी, उनके लिए एक नई भाषा का आविष्कार किया गया था, समझ लो, ठीक है। उसके लिए एक नई लिपि, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, ब्रेल लिपि। अगर आपको नहीं पता बता दूं, ब्रेल लिपि में क्या, इसे बनाया था लुई ब्रेल ने, फ्रांस के लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था, यानी अंधे लोग भी पढ़ सके, नेत्रहीन लोग भी पढ़ सके, ठीक है। अब होता क्या है, अभी अक्षर लिखे मैं देखकर पढ़ ले रहा हूं, आप देखकर पढ़ ले रहे हो, पर जो व्यक्ति नेत्रहीन कैसे पढ़ेगा। तो अगर ये अक्षर उभरे हुए होते, ऐसे बाहर, है ना, बाहर निकले हुए होते 3D जैसे, तो ऐसे हाथों से स्पर्श करके छू के पता लगाते कि हाँ ये लिखा हुआ है ना। तो ऐसा क्या किया जाता है कि ये लुई ब्रेल ने, फ्रांस के लुई ब्रेल ने एक ऐसा आविष्कार किया, ऐसी खोज की, उन्होंने ऐसे लिपि बनाई जिसे जिसे क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे बिंदु बना देंगे, जैसे मान लो हमारे लिए क ऐसा होता है, तो मान लेते हैं ब्रेल लिपि वालों के लिए, यानी कि 2 बिंदु का मतलब क, है ना। अगर ये 2 बिंदु ऐसे है तो इसका मतलब ख, अगर ये 2 बिंदु ऐसे है इसका मतलब ग, है ना। कुछ इस प्रकार का कोड लैंग्वेज बनाते हुए एक लिपि बनाई गई, जिसे ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट बोला गया। किसने बनाया, लुई ब्रेल ने। कौन से देश से थे, फ्रांस से थे। और इन्होंने ये किसके लिए बनाया था, नेत्रहीन बालिकों के लिए बनाया था, क्लियर। तो यही है ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि जिसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो ब्रेल लिपि जो है, ये दृष्टिबाधित, ब्लाइंड यानी कि नेत्रहीन ऐसे बालकों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए पढ़ने लिखने की एक लिपि बनाई गई थी। एक खास तरीका है, एक खास सिस्टम है, प्रणाली है, जिससे नेत्रहीन लोग भी पढ़ सकते हैं। इस लिपि का आविष्कार सन 1821, जी हाँ, सन 1821 में फ्रांस के लुई ब्रेल ने इसको खोजा था, है ना। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और वो, क्योंकि भाई वो खुद भी दृष्टिबाधित थे, वो खुद भी नहीं पढ़ सकते थे, देख नहीं सकते थे, इसलिए उनको परेशानी महसूस हुई, और उन्होंने जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनके लिए ये बना दिया लिपि, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। तो इस लिपि की मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि भाई इस लिपि की सबसे पहली बात, उभरे हुए बिंदु। इस लिपि में होता क्या है कि उभरे हुए बिंदु रहते हैं, उन बिंदुओं को स्पर्श करके कोई पढ़ना वगैरह सीखता है। फिर 6 बिंदुओं का कमाल रहता है भाई, इसमें 6 बिंदुएं जो मिलाकर बनाई जाती हैं, यानी 6 बिंदुओं का, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसा, या 1 2 3 ऐसा,
ऐसा कुछ भी, यानी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 बिंदु मिलाएंगे और 6 बिंदुओं का कॉम्बिनेशन, ऐसा 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 भी हो सकता है, अलग अक्षर, ऐसा 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 ऐसा, इसका कुछ अलग मतलब। यानी ये ब्रेल लिपि जो सीखते हैं, मुझे ब्रेल लिपि नहीं आती है, पर जो ब्रेल लिपि सीखते हैं उनके लिए ऐसे ही बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और हर एक ऑर्डर का अपना अलग अक्षर होता है, उसका मतलब है ना, एक अलग लेटर होता है। तो ब्रेल लिपि का पूरा जो सिस्टम है वो क्या करता है भाई, 6 डॉट से मिलकर बनता है ना, 6 डॉट से। जो नेत्रहीन व्यक्ति है वो क्या करता है, उन बिंदुओं को स्पर्श करता है उंगलियों से, है ना, अलग अलग क्रम में रखा जाता है, अलग अलग पैटर्न में रखा जाता है, मैंने बताया। और वो जो उभरा हुआ पैटर्न होता है वो छूने से महसूस होता है, और हर तरह के पैटर्न को एक अलग अक्षर, अलग नाम दिया जाता है, जिससे नेत्रहीन व्यक्ति जो समझ जाता है। और लिखने के भी साधन इसमें भाई, इस ब्रेल लिपि में लिखने के भी साधन है ना। इसमें लिखने के लिए एक अलग तरीके की फ्रेम रहती है, एक स्लेट रहती है, जो नुकीले अब स्टाइलस का उपयोग करके लिखा जाता है। जैसे मान लो एक कागज है, उस कागज में आपने अगर ऐसा छेद किया तो देखते हो ना पीछे साइड से उभार आ जाता है, तो छूने से पता चलेगा उभार है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी किया जाता है इंस्टेंट लिखने के लिए ना। तो बिंदु जो पीछे से उभरे रहेंगे तो आगे इधर महसूस होंगे, या आगे उभरे रहेंगे तो पीछे महसूस होंगे, कुछ इस प्रकार का सिस्टम में रहता है। तो ये है ब्रेल लिपि, ये है ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसे 1821 में, सन 1821 में फ्रांस में लुई ब्रेल ने आविष्कार किया था। ठीक है, इसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। नेत्रहीन दृष्टिबाधित बालकों के लिए रहती है। इसमें 6 बिंदुओं की सहायता से एक लिपि लिखी जाती है, पढ़ना लिखना सीखते हैं। क्लियर है, समझ गया? चलिए, ब्रेल लिपि के बारे में समझ गया आप, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, सृजनात्मक बालक की मुख्य विशेषता बतलाइए। जो बालक सृजनात्मक होता है, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव, यानी बहुत दिमाग लगाता है, नई नई चीजें सोचता समझता है, क्रिएटिव होता है, तो ऐसे बालक की बात करते हैं। तो सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। वैसे में सृजनात्मक बालक की कई विशेषताएं होती है, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1, मौलिकता, यानी उस बच्चे में ओरिजिनलिटी होती है, क्योंकि वो क्रिएटिव है, वो नई चीज लगाएगा, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, वो अपना नया मेथड बनाएगा, वो अपनी नई चीज देखेगा, इसलिए उस बच्चे में ओरिजिनलिटी होती है ना, मौलिकता होती है उसके अंदर। ठीक, उसके बाद अब सारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी वो बहुत अलग अलग तरीके से सोचेगा, भिन्न सोचेगा, दूसरों से हटकर सोचेगा। उसकी सोच जो रहेगी कैसे रहेगी, अब सारी, यानी कि डाइवर्जेंट होगी। और क्या, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा, हर चीज जानने की उसके अंदर इच्छा होगी। तो जो बच्चा सृजनात्मक होता है वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु भी होता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जानने की, सोचने की, समझने की, फिर हर चीज को जानना चाहता है। वैचारिक लचीलापन होता है, उसकी सोच में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसकी सोच एक तरफ कठोर नहीं है, उसकी सोच का दायरा खुला है, इधर भी सोच सकता है, उधर भी सोच सकता है, यानी उसका माइंड ओपन है ना, संकुचित सोच का नहीं है, वो ओपन माइंडेड व्यक्ति रहता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सोचता है, इधर उधर हर चीज पर खुली विचारों से रखता है ना, ऐसी बात। फिर स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस, वो आत्मनिर्भर होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो खुद ढूंढना चाहता है, खुद के दम पे चीजों को करना चाहता है ना, किसी को कॉपी नहीं करता, किसी की जल्दी मदद नहीं लेता, ये सारी बातें, ये सब सृजनात्मक बालक की क्या होती है, विशेषताएं। दीज आर द स्पेशलिटी, स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ अ क्रिएटिव स्टूडेंट, क्रिएटिव चाइल्ड। जो भी सृजनात्मक होगा बच्चा, उसके अंदर ये सारे गुण देखने मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए भाई, हमारा अगला सवाल है, समावेशित बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियां लिखिए। जो समावेशी बालक होते हैं उनके लिए जो अलग अलग तरह की स्पेशल, उनके लिए जो मेथड्स होती है पढ़ने के लिए ना, वो क्या होती हैं। तो भाई अगर समावेशी बालकों की बात करें, इंक्लूसिव चाइल्ड की बात करें, या स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है ना, CW, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, है ना, CWSN, ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म एक्चुअल में। और इसका फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है ना, ये आगे भी काम आएगा, इसके ऊपर प्रश्न भी है, अब हम देखेंगे भी। तो CWSN, तो जो बच्चे जरूरतमंद, यानी कुछ ऐसे बच्चे जिनको खास आवश्यकता, ध्यान की जरूरत पड़ती है, ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं, कुछ खास विधियों से पढ़ाते हैं, उनके लिए कुछ खास मेथड्स होती हैं। वो खास विधियां कौन सी? नंबर 1, सहकारी अधिगम विधि, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, है ना, सहकारी अधिगम विधि। नंबर 2, पीयर ट्यूटोरिंग, यानी सहपाठी शिक्षण। पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब आसपास साइड वाले को, यानी जो बच्चा सामान्य है और उसके बाजू का जो बच्चा है सामान्य नहीं है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो टीचर उसे पढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो साइड वाले को भी बोल देगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दो, इसको भी थोड़ा समझा देना, तुम समझ गए तो, है ना, इस प्रकार से, है ना, पीयर ट्यूटरिंग भी इसमें होती है, सहपाठी शिक्षण भी होता है। फिर बहुसंवेदी शिक्षण विधि, मल्टी सेंसरी टीचर मेथड, टीचिंग मेथड, है ना, तो मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड, है ना, बहुसंवेदी, बहुत ज्यादा संवेदी, सेंसिटिव टीचिंग मेथड। फिर दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री विधि, जिसमें बच्चे को देखने वाली चीजें, सुनाने वाली चीजें, ऐसी सामग्री, मटेरियल, ऑडियो वीडियो जो भी होगा, ऐसे मटेरियल उपलब्ध करा के उन्हें सिखाना, है ना, ऑडियो वीडियो कह सकते हो सहायक सामग्री, यानी ऑडियो विजुअल एड्स मेथड, लर्निंग मेथड्स। फिर खेल खेल में शिक्षा विधि, यानी प्ले वे मेथड, यानी खेल खेल में सिखाना, है ना, प्ले वे मेथड जिसे कहेंगे। तो ये जो मेथड्स आप देख रहे हो, ये जो विधि आप देख रहे हो, सहकारी अधिगम विधि,
फिर पीयर ट्यूटरिंग और बहुत संवेदी शिक्षण विधि। अब देखना, याद रखना कि ये जो है ना सहपाठी शिक्षण, ये आ भी सकता है ऐसा ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में, कि पीयर ट्यूटरिंग का दूसरा नाम क्या है, या पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है, सहपाठी शिक्षण होता है, ध्यान रखना। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री विधि, खेल खेल में शिक्षण विधि, इस तरह की ये जो विधियां हैं, ये 5 विधियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसी भी समावेशित बालिकों को, बच्चों को, इंक्लूसिव बच्चे जो होते हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए काम में लाते हैं। ठीक है, समावेशित बालिकों के लिए इस तरह की विधियों से पढ़ाया लिखाया जाता है उन्हें। ठीक है, उन्हें शिक्षा इसी मेथड से दी जाती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला देखिए, समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन से क्या आशय है। समावेशी शिक्षा का जो मूल्यांकन होता है, इवेल्युएशन होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन का मतलब क्या। तो नंबर 1, छात्र केंद्रित और लचीली प्रक्रिया। ये प्रक्रिया जो होती है समावेशी बच्चों के मूल्यांकन की, वो प्रक्रिया पूरी तरह से छात्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और लचीली प्रक्रिया होती है। नंबर 2, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है ना, इसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी लगातार और बहुत बड़े पैमाने पर इसका मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है। भेदभाव और तुलना रहित आकलन, ऐसा आकलन होगा इसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं होगी, है ना, ऐसा आकलन जो भेदभाव रहित है और तुलनात्मक रहित है ना, इसमें कोई तुलना भी नहीं होती। फिर निदानात्मक और उपचारात्मक स्वरूप, इसमें निदानात्मक परेशानी ढूंढना और उसका उपचार करना, ठीक करना, ऐसा स्वरूप है। यानी इस विधि का, है ना, समावेशी शिक्षा में जो मूल्यांकन करते हैं उसमें निदानात्मक और उपचारात्मक विधि होती है। ठीक है, सह शैक्षणिक पक्षों का मूल्यांकन, जो सह शैक्षणिक पक्ष होते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो शिक्षा के साथ में चलती हैं, उनका भी वही मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और क्या, अवरोध मुक्त और प्रोत्साहन आधारित, ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो इसमें कोई अवरोध, कोई रुकावट ही नहीं है, और साथ ही साथ ये पूरी तरह से प्रोत्साहन है, इसमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को अगर कोई पढ़ाए, ऐसे बच्चों को सिखाए जो नॉर्मल सामान्य नहीं है, तो उसके लिए पूरी दुनिया सिंपैथी दिखाती है, सब सपोर्ट करते हैं, आसपास वाले अलग से उन्हें मदद मिलती है। ठीक है, तो अवरोध मुक्त और प्रोत्साहन आधारित शिक्षा ये होती है। ये सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये सब समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन संबंधित है, यानी समावेशी शिक्षा में इन तरीकों से मूल्यांकन किया जाएगा। क्लियर है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इकाई 2। इकाई 1 का हमारा जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम बात करें इकाई 2 पर, जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यूनिट 2। नाम क्या है इसका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, जो भी लोग भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, क्योंकि आने वाले विषयों की मैराथन क्लास भी तभी आपको दिख पाएगी, तभी मिलेगी, नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप डीएलएड पढ़ रहे हैं, अब ये वीडियो देखें तो डीएलएड के ही स्टूडेंट हैं, तो हम सीटेट की और एमपीटीटी वर्ग 3 की तैयारी भी करा रहे हैं। और जैसे ये डेट की परीक्षा खत्म होगी, है ना, जून के एंडिंग में जैसे परीक्षा खत्म होगी, उसके तुरंत बाद हम जो है सीटेट की और एमपीटीटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की तैयारी भी शुरू कराएंगे। वो उसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है स्टडी क्लास एमपीटेट, है ना, एमपीटेट एंड सीटेट, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे दूसरे चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल की लिंक है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लेना, और उस पर बहुत सारी टीईटी की वीडियोस है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी जैसी परीक्षा खत्म होगी, टीईटी की वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की, सीटेट की तैयारी भी वहां से शुरू कर दी जाएगी। तो मेक श्योर कि आपने वो चैनल जरूर सब्सक्राइब किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इकाई 2 की, तो इकाई 2 पर अंक आवंटित है 25, इकाई 1 पर अंक आवंटित थी भाई 22 अंक। ये जो इकाई 2 है, जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इस इकाई पर टोटल अंक जो है अलॉटेड है, टोटल मार्क्स जो अलॉटेड है वो है 25, यानी 25 अंक मिलेंगे इस एक इकाई को पढ़कर। तो ये हो गई इकाई 2 की बात। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहले देखिए, शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स। शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होंगे, देखो शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होंगे तो शरीर संबंधित कोई समस्या होगी, जैसे सुनने की, देखने की, बोलने की, चलने की, ऐसी, है ना। तो जो शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं उनके प्रकार निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, श्रवण बाधित बालिक, ऐसा बालक जो श्रवण बाधित यानी सुनने में उसमें कोई बाधा हो। दूसरा है दृष्टि बाधित बालक, यानी ऐसा बालक जो देखने में थोड़ी सी बाधा हो, श्रवण बाधित बालक और दृष्टि बाधित बालक, है ना। तीसरा जो है भाई वो है गति बाधित बालक, यानी गति यानी चलने में उसको दिक्कत होती हो, है ना, चलने डुलने उठने बैठने में दिक्कत हो, इसको हम गति बाधित बालक बोलेंगे। और क्या, जिसको बोलने में दिक्कत हो, वाणी बाधित बालक, है ना, वाणी बाधित बालक, यानी ऐसा बच्चा जो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो। ठीक है, अब अगर आप देखो कि ऐसे बालक जो होते हैं उनको भाई अब शारीरिक रूप से भिन्न प्रकार कैसे से होते हैं, भाई ऐसे बालकों में दृष्टि बाधिता होगी, शारीरिक रूप से जो भिन्न होंगे। फिर ऐसे बालकों में श्रवण बाधिता होती है, ऐसे बालकों में वाक बाधिता यानी बोलने में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों को भाई बोलने में दिक्कत होती है, परेशानी आती है। अब कैसी दिक्कत, वो हो सकता है पूरा ना बोल पाता हो,
या कुछ भी ना बोल पाता हो सकता है कि वो बोलता हो लेकिन तुतलाता हो, है ना, रुक अटक अटक के रोक रोक के बोलता हो, हिचक के बोलता हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और या हो सकता है कि कुछ भी ना बोल सके, हो सकता है थोड़ा थोड़ा दिखे, दूर का दिखे, पास ना दिखे, या फिर कुछ भी ना दिखे, ऐसा भी बालक हो सकता है दृष्टिबाधित में, ठीक है। फिर हो सकता है अस्थिवादी बालक, यानी जिसे हम मूवमेंट वाला जो कहते हैं ना, गतिवादी बालक, ये भी हो सकता है, यानी जिस बच्चे की हड्डियों में कोई दिक्कत हो, चलने में, खड़े होने में, उठने बैठने में, जैसे किसी को पोलियो हो जाता है, किसी को वही लकवा मार जाता है, ऐसे कोई बीमारी हड्डी से संबंधित, है ना, उसे भी। फिर बहुविकलांग, ऐसे लोग जो, ऐसा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते जिन्हें ना दिखाई देता है, ना जो सुनाई देता है, ना बोल सकते, यानी से बहु कह सकते हो बहुविकलांग बालक, है ना, ऐसे क्या कहलाएंगे, बहुविकलांग बालक आएंगे, जो कई प्रकार की विकलांगता देखने मिलेगी, यानी कोई बच्चा चल भी नहीं सकता, ना देख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, ऐसा भी होगा। कोई बच्चा होगा सिर्फ देख नहीं सकता, बोल सुन सकता है, पर कोई बच्चा होगा देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, ऐसा भी होगा, है ना, इसे बहुविकलांग बालक बोलते हैं, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं, फिजिकली, है ना, जो बच्चे डिफरेंट होते हैं, ऐसे बच्चों का टाइप है, यहाँ पर प्रकार है, श्रवण बाधित बालक, दृष्टिबाधित बालक, गतिवादी बालक और वाणी बाधित बालक, है ना। इतनी 4 प्रकार की जो शारीरिक भिन्नता होती है बच्चों में पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल है कि विशेष बालक किसे कहा जाता है? स्पेशल बच्चा, है ना, स्पेशल चाइल्ड किसे कहा जाता है, ठीक है, विशेष बालक किसे कहा जाता है? तो जो बालक सामान्य बच्चों की औसत श्रेणी से अलग होते हैं, जो बच्चे नॉर्मल स्टूडेंट्स के एवरेज कैटेगरी से बाहर होते हैं ना, उनके अलग श्रेणी से होते हैं, चाहे वे बहुत प्रतिभावान ही क्यों ना हो, उन्हें भी हम विशेष बालक बोलेंगे। भाई जो बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है वो भी विशेष बालक, जो बच्चा दूसरों से एकदम कम होशियार है वो भी विशेष बालक, याद रखिएगा, उन सबको विशेष बालक में रखा जाता है, ठीक है। ये किसी अक्षमता से ग्रसित होंगे, चाहे वो बच्चा बहुत प्रतिभावान होगा, बहुत प्रतिभावान, बहुत टैलेंटेड हो, या फिर वो बहुत ज्यादा अक्षमतक हो, है ना, अक्षमता हो उसमें अंदर, दूसरों जितना सक्षम नहीं हो, थोड़ा कमजोर हो, ऐसे दोनों तरह के, एकदम बहुत ज्यादा आगे जाने वाले और एकदम दूसरों से थोड़ा पीछे रहने वाले, इन दोनों बच्चों को हम क्या बोलेंगे? विशेष बालक बोलेंगे। हमारे लिए ये दोनों तरह के बच्चे क्या होंगे? विशेष बालक कहलाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, स्पेशल चाइल्ड, ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, CWSN, है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसका फुल फॉर्म पूछा है, मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले इकाई 1 में। तो CWSN का पूरा नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या होता क्या है? तो CWSN का मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें खास देखभाल की आवश्यकता होती है, जो चल नहीं सकते, बोल सुन नहीं सकते, है ना, या इनमें से कोई भी है, सारे ऐसे जो बालक होंगे विकलांग बालक, उन्हें भाई ये जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, यानी ऐसे बच्चे हैं जिनकी कुछ खास जरूरतें होती हैं, उनका खास ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे बच्चों को हम CWSN या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं। क्लियर है? समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए भाई कि भाई अधिगम निःशक्त बच्चों की प्रमुख समस्याएं बताइए। जो बच्चे सीखने में नहीं उतने निपुण होते, जो बच्चे सीखने में थोड़े पिछड़ रहते हैं, निःशक्त होते हैं ना, सीख नहीं पाते, ऐसे बच्चों की क्या समस्या होती है? या फिर जो बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम आती है, सीख नहीं पाते हैं, तो दिक्कत क्या होती है? तो नंबर 1 भाई अवधान का अभाव, उनमें अवधान का अभाव होता है, उनमें स्मृति समस्या होती है। स्मृति समस्या मतलब भाई अवधान का अभाव का मतलब एक जगह पर ध्यान नहीं लगा सकते, टिक कर बैठ नहीं सकते, ठीक है। और स्मृति समस्या यानी मेमोरी की प्रॉब्लम, याद नहीं रहता, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कुछ भी समझाओ भूल जाएंगे। फिर पठन संबंधी समस्या, पढ़ने में भी दिक्कत होती है, इन्हें पढ़ना भी नहीं आता। फिर लेखन संबंधी समस्या, लिखने में दिक्कत है, राइटिंग खराब है बहुत ज्यादा, स्पेलिंग्स नहीं आती, ऐसे बच्चे भी। और संप्रेषण की समस्या, बातचीत नहीं कर पाते, अपनी बात बता नहीं पाते, दूसरे की बात समझ नहीं पाते, संप्रेषण वाली समस्या, ऐसी सारी चीजें, यानी अवधान का अभाव होता है इसमें। फिर स्मृति वाली समस्या होती है, साथ ही साथ इसमें पठन संबंधी समस्या है, लेखन संबंधी समस्या है, और तो और इसमें संप्रेषण की भी समस्या है। ये सारी समस्याएं, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रकार जो हैं, ये सब बच्चों में देखने मिलते हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अक्षर को पहचान नहीं पाते, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये बी और डी एक जैसा लगता होगा, अंतर ही पता नहीं चलता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये ए और ये ओ एक जैसा लगता होगा, बहुत ऐसे बच्चे रहते हैं भाई। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी शारीरिक अक्षमता की वजह से, उनकी गलती नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उनकी भाई विशेष, उनके कह सकते हो भिन्नता है, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन उनके अंदर अलग चीजें हैं। कुछ बच्चे होंगे जो कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 5+4 देखेंगे तो यार परेशान हो जाएंगे, अरे यार 5+4 ये कितना होता है। सामान्य बच्चे तो कर लेंगे, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, इसे डिसकैलकुलिया भी बोलते हैं, कैलकुलेशन ना आना, है ना, उन्हें जोड़ घटाना ना आना, ठीक। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट भाई, दृष्टि बाधित बच्चों की
व्यवहारिक समस्या बतलाइए। जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, दृष्टिबाधित यानी जो ठीक ढंग से देख नहीं सकते या बिल्कुल देख नहीं सकते या आधा अधूरा देख पाते, थोड़ा बहुत दिखता है उन्हें, धुंधला दिखता है, ऐसे बच्चों की क्या समस्या होती है, ऐसे बच्चों की व्यवहार में क्या प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो दृष्टिबाधित बच्चों की व्यवहारिक समस्याएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। नंबर 1, गतिशीलता और आवागमन की समस्या। अब देख ही नहीं सकता वो ठीक से, तो आने जाने में तकलीफ होगी उसको, कहां बैठना है, कहां आना जाना, किस रास्ते से, देख नहीं सकता। गतिशीलता की कमी होती है, क्योंकि अगर देख नहीं सकता तो उतना फास्ट मूव नहीं करेगा, दूसरों की तरह गतिशील भी नहीं रहेगा, स्लो रहेगा। दूसरा भाई, दैनिक जीवन के कार्यों में आत्मनिर्भरता का अभाव। अब देख ही नहीं सकता तो अपने डेली लाइफ में जो काम होते हैं नहीं देख सकता, तो कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कैसे पहनना है, कौन सी चीज कहां है, कैसे पता रहेगा उसे, यानी वो आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे पर रहेगा। ठीक है, जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाता, आत्मनिर्भरता का अभाव होता है। तीसरा, आर्थिक लेन देन और पहचान की समस्या। आर्थिक लेन देन देख ही नहीं सकता, तो 10 का नोट है, 20 का नोट है, कैसे पता चलता, बड़ा मुश्किल होता है ना। आर्थिक लेन देन और पहचान करने की भी समस्या में आती है, उनके अंदर बहुत दिक्कत आती है, पहचान नहीं पाते वो। फिर शैक्षिक और पठन सामग्री की सीमितता। और ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते उनके लिए किताबें फिक्स होती है। अब मान लो कोई बच्चा देख नहीं सकता, उसके लिए डीएड की किताब ढूंढो, नहीं मिलेगी, छपती ही नहीं है। वो सिर्फ नॉर्मल जो बच्चे देख सकते हैं, ब्रेल लिपि में किताब ही नहीं छपती है। तो कोई अगर बच्चा नेत्रहीन है तो कभी डीएलएड कर ही नहीं सकता, कभी वो बीएड कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए किताब छपती ही नहीं है ब्रेल लिपि में। तो ये दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या रहता है कि पढ़ने की सामग्री ना, स्टडी मटेरियल लिमिटेड रहता है, उनके पास कंटेंट बहुत लिमिटेड होता है, उनके लिए कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये सामान्य चीज नहीं है ना। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ आप देखो, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते नहीं है, देखो जनरली सब हिंदी में ही करते हैं, तो इक्का दुक्का स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं डीएलएड। तो इसलिए मैं डीएलएड के जो क्लासेस हैं या नोट्स या कंटेंट है कुछ भी इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड नहीं करता। क्यों करूंगा भी तो क्या होगा, 8-10 लोग खरीदेंगे बस, 8-10 लोग उससे पढ़ेंगे, 8-10 लोग जुड़ेंगे, कोई क्लास चलाऊंगा उसमें 8-10 लोग देख पाएंगे, बस कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो और मेहनत पूरी लगेगी, मेहनत पूरा उतना करना, पूरे घंटे भर का पीडीएफ बनाओ, उसका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करो, एडिट करो, अपलोड करो, इतना तामझाम करना होगा, तो ये दिक्कत है। ठीक है, तो जो चीजें लिमिटेड होती है ना उसके लिए बहुत कठिनाई होती है, उसमें सीमित सामग्री होती है। ठीक है, और सिखाने वगैरह का भी। अब देखो आसपास में कहीं आपके खुद के जिले में चेक करो, नेत्रहीन बच्चों के लिए कोई स्कूल है, कॉलेज है, बहुत मुश्किल है ना। तो ये दिक्कतें हैं, उनके लिए शैक्षिक अवसर कम हो जाते हैं, उनके लिए पठन सामग्री बहुत सीमित होती है, कम होती है। कक्षा कक्ष सामंजस्य की समस्या, अपने आप को क्लास में वो फिट नहीं कर पाते। कोई पूरी क्लास देख सकती है, पूरी क्लास ठीक है, आत्मनिर्भर है, ये बच्चा अकेला बैठा रहेगा, क्लास कब खाली हुई, कौन किससे बात करना है, कौन कैसा दिखता है, कौन दोस्त बनेगा क्या, ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें अपने आप को कक्षा में डालने में, कक्षा कक्ष का सामंजस्य करने में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए क्या है, ये व्यवहार समस्याएं, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं ऐसे बच्चों के लिए खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल है कि मानसिक क्षति बालक, जो थोड़ा मानसिक रूप से पिछड़ा बालक हो, थोड़ा मानसिक रूप से जिसको नुकसान पहुंचा हो, ऐसे बालक के शैक्षिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी ऐसे बच्चे का पढ़ाई कैसे अफेक्ट होती है ना, शैक्षिक यानी शैक्षिक विकास यानी कि एजुकेशनल डेवलपमेंट, ऐसे बच्चों की पढ़ाई कैसे अफेक्ट होती है, बस इतना पूछा है। ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से पीछे होंगे, इनका दिमाग सामान्य बच्चों की तरह उतना काम नहीं कर पाता, स्लो होता है, या बहुत स्लो सोच पाते, समझ पाते हैं, उतना नहीं समझता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो होंगे मानसिक रूप से पिछड़े हुए, ऐसे बच्चों के शैक्षिक विकास में कितनी बाधा आएगी, शैक्षिक विकास कैसे प्रभावित होगा। ठीक है, अब ऐसा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ तो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है, और पढ़ेगा भी तो उसे सब कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा किसी भी बच्चे को मानसिक क्षति होने से उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। मानसिक क्षति का समस्या जो आएगी उसमें होगा क्या, बच्चा बहुत जल्दी भूल सकता है, बच्चे को बहुत जल्दी चीजें याद नहीं होती, बच्चा जो है उसे समझ में नहीं आता, सरल भाषा में बहुत ज्यादा अत्यंत सरल भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और बच्चे की मानसिक क्षमता अगर नापना है तो वो नापा जाता है आईक्यू से। बच्चे की मानसिक क्षति का मापन बुद्धि लब्धि, जिसे आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, आईक्यू जिसे कहा जाता है, बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, यानी कि कौन कितना होशियार, ये नापने का तरीका होता है थोड़ा एक, जिसे आईक्यू कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि क्या है, ये बुद्धि लब्धि होता है क्या भाई, कैसे निकालते हैं आईक्यू, आईक्यू कैसे निकाला जाता है, तो आईक्यू निकाला जाता है मानसिक आयु यानी दिमागी रूप से कितनी एज है, और एक्चुअल में वास्तविक आयु यानी रियल एज क्या है। जैसे अब आपको नहीं समझ रहा होगा तो मैं बता देता हूं, आप सभी ने कोई मिल गया पिक्चर देखी होगी जिसमें जादू एलियन रहता है ऋतिक रोशन की, वो बड़ा हो रहता है लेकिन उसका दिमाग छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे जैसा रहता है, हाइट बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है, लेकिन दिमाग छोटे बच्चे जैसा, तो उसी को बोलते हैं मानसिक आयु, यानी उसके दिमाग की आयु कैसी है, यानी उसके दिमाग 8 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है कि 10 साल के बच्चे की तरह। ठीक है, मान लो 10 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है, जबकि उसकी वास्तविक आयु 20 साल का हो गया है वो। ठीक है, तो 10/20 और उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी डेटा आता है उसे हम क्या बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे भाई,
IQ, है ना, तो उसका IQ कितना निकला 100 IQ हो गया ऐसा। तो ये IQ कहलाता है बुद्धि लब्धि। इससे नापा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा होशियार है, कितना ज्यादा उसके अंदर मानसिक, आप कह सकते हो कि उसके अंदर कितना ज्यादा ज्ञान है, या कितना वो मानसिक रूप से मजबूत है, दूसरों से आगे है पीछे, ऐसा समझ में आता है IQ से। ठीक है, तो समझ गया कि भाई जो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक होगा उसका विकास, शैक्षिक विकास कैसे प्रभावित होगा, कैसे नापा जाएगा, तो IQ से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, मंद बुद्धि होने के दो कारण लिखिए। कोई व्यक्ति जो है मंद बुद्धि है, कोई बच्चा जो है मंद बुद्धि है, जिसका दिमाग थोड़ा सा मंद है, धीमा है, ऐसे काम कर रहा है, तो उसकी हम बात करेंगे, उसके कारण क्या होते हैं। तो मंद बुद्धि होने के कई कारण हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। पूछा तो दो है, हम ढेर सारे बता देंगे। तो मंद बुद्धि होने के कई कारण होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा थ्योरी बनाओ। नंबर 1, अनुवांशिक या वंशानुगत कारण। हो सकता है कि ये मंद बुद्धि वाला गुण उसे अपने माँ बाप से, पूर्वजों से मिला हो, अनुवांशिक हो सकता है। ठीक है। दूसरा, भाई गर्भावस्था के दौरान माता का अस्वस्थ हो जाना। जब माता गर्भवती होती है, बच्चा पेट में होता है, तब माता को बहुत उसका स्वास्थ्य खराब हो जाना, बुखार आ जाना, उसके साथ कोई हादसा होना, इससे भी बच्चा जो है मंद बुद्धि हो सकता है। और क्या, जन्म के समय मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे जन्म देने में जो कठिनाई हो जाए माता को, मान लो कई बार बच्चा ऐसा होता है कि उसे सीजर करना पड़ता है, ऑपरेशन निकालना पड़ता है, कई बार बच्चा सांस नहीं ले रहा होता है, बच्चा जो है पेट में उल्टा हो जाता है, बहुत सी कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ता है, वो मंद बुद्धि रह जाता है, उसके दिमाग के टिश्यू खराब हो जाते हैं बचपन में ही। ठीक है, तो जन्म के समय मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होना, है ना, कमी होना। फिर बचपन में दिमागी बुखार एक दुर्घटना, बचपन में बच्चे को कोई दुर्घटना हो जाए, कोई दिमागी बुखार आ जाए, है ना, बहुत ज्यादा उसको फीवर आ जाए, दिमाग तक पहुंच जाए, कोई बहुत ज्यादा दुर्घटना हो जाए, सर पे चोट लग जाए, इससे भी हो सकता है। फिर गंभीर पर्यावरणीय एवं सामाजिक उपेक्षा, है ना, पर्यावरण से उपेक्षा किया हो, समाज ने उसको एकदम दुत्कार दिया हो, कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा हो, एकदम बंद कमरे में बांध के रखा गया हो, या फिर भाई समाज ने उसकी उपेक्षा कर रखी हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती है। जो बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो बच्चे को बचपन में कोई ध्यान ख्याल नहीं रखता, वो आगे चल के बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का चिड़चिड़ा बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये मंदबुद्धि बालक के होने के कारण है। यानी मंदबुद्धि बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो ऐसा होता है तो इनमें से किसी एक घटना की वजह से, इसमें से कोई एक कारण उसके लिए, यह सारे कारण भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं जो बच्चे को मंदबुद्धि होने के क्या कहते हैं, कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो मंदबुद्धि होने के कारण क्लियर है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हमारी अगली इकाई के ऊपर, इकाई 3, जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एवं समाज। जी हाँ, यहाँ जेंडर यानी लिंग की बात होगी, लड़का लड़की, बालक बालिका, ठीक है, महिला पुरुष। फिर हम स्कूल की बात भी करेंगे और समाज की बात भी करेंगे, सोसाइटी की। तो ये हमारी तीसरी इकाई, इस पर कुल अंक आवंटित है 23। पहली इकाई 22 की, दूसरी बाकी 23। ठीक है, तो जो हमारी तीसरी इकाई है, इस पर कुल अंक आवंटित कितने, 23। ठीक, चलिए तो बात करेंगे हमारी तीसरी इकाई जेंडर, स्कूल एवं समाज की। इस पर कुल अंक आवंटित है 23। ठीक है, थोड़ा सा ब्लूप्रिंट का ध्यान रख लेना, आप भी देख लेना एक बार। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, पहला प्रश्न यहां से कि भाई जेंडर है क्या, एक्चुअल में जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है ना, जेंडर क्या होता है उसकी बात करें तो देखो बहुत सारे, अब देखो ये जान लो कि समाज में आप देखोगे तो समाज में आपको पुरुष भी दिखेंगे, महिला भी दिखेंगे, और इसके अलावा आप और देखोगे कि देखो, अब जेंडर का मतलब ये होता है लड़का लड़की। जेंडर का मतलब होता है कि अब ऐसे बोल नहीं सर, लड़का लड़की तो होता है, हाँ होता है, लेकिन जेंडर का मतलब ऐसे काम, ऐसे चीजें जो महिलाओं के लिए है और कुछ चीजें पुरुषों के लिए। जैसे गाय, गाय है महिला, फीमेल में आएगी ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये तो पढ़ा होगा आपने पहले भी। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं चेयर, चेयर जो है, कुर्सी गिर गई या कुर्सी गिर गया, क्या बोलते हैं, कुर्सी गिर गई बोलते हैं ना, उसको क्या में रखा है, उसको स्त्रीलिंग में रखा है ना, कुर्सी को स्त्रीलिंग बना दिया, जबकि वो नॉन लिविंग थिंग है, महिला पुरुष का कोई लेना देना भी नहीं उसमें। तो समाज में क्या होता है कि पुरुषों और महिलाओं, समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग काम, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग जिम्मेदारियां पहले से ही सुनिश्चित कर दी गई हैं। रूढ़िवादिता बोलते हैं इसको, पहले से डिसाइड कर दिया गया है ना। जैसे कि महिला है तो इसे खाना बनाना आना चाहिए, चूल्हा चौका करते आना चाहिए, बच्चों को संभालते आना चाहिए। जैसे कि पुरुष है तो भाई इसे तो कमाना पड़ेगा, पुरुष तो कमाना चाहिए। जैसे कि हमारे समाज में आज भी देखो, जब शादी विवाह होता है तो महिला को क्या देखते हैं, महिला खूबसूरत हो, उसका चेहरा अच्छा हो, खूबसूरती देखते हैं महिला को, घर के काम काज आते हैं कि नहीं ये देखते हैं। पर पुरुष यानी दूल्हा जब देखने कोई ढूंढने आता है ना, तो क्या देखते हैं, कमाता कितना है, सरकारी नौकरी है कि नहीं, सबसे पहले कमाता कितना है ना, ये देखते हैं। तो ये है, भले लड़का कितना भी अच्छा हो, फर्क ही नहीं पड़ता। भले लड़की उसको कुछ नहीं आता हो, नेचर वगैरह ठीक नहीं है, लेकिन थोबड़ा ठीक है, चेहरा ठीक है, सुंदर है, बस हो गया विवाह।
तय हो जाता है। तो ये चीजें चलती है समाज में, यानी महिलाओं को खूबसूरती से और पुरुषों को उनके पैसे से, कमाई से जज करते हैं, सिंपल। ये समाज में पहले बना रखा है। तो हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग काम, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग जिम्मेदारियां जो है तय कर दी गई पहले से। यानी पुरुष है तो भाई पुरुष जो है जोर जोर से बोलेगा, पुरुष को देखोगे तो पुरुष किस तरह से चलता है। अगर कोई महिला है अलग तरीके से चलती है, यार पहले से महिला को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुरुष को कैसा व्यवहार करना चाहिए। लड़के रोते नहीं है ना, सुना तो होगा आप सबने, लड़के नहीं रोते भाई, लड़के स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, लड़कों में इमोशन नहीं है ना, लड़के तो किसके बने, पत्थर के बने हैं, रोते नहीं है। महिला तो अबला होती है, महिला तो बेचारी चुपचाप रहनी चाहिए, महिला जो है रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, फलाना ढिमका, क्या क्या ये जो समाज ने रूढ़िवादिता बना रखी है महिला पुरुष दोनों के लिए, सब बकवास है ना। ये अपनी चॉइस होनी चाहिए, पर समाज ने बना दिया गया, इसी को जेंडर बोलते हैं। जेंडर ये नहीं बोलते कि भाई वो लड़की है वो लड़का है, जेंडर का मतलब है लड़की के लिए क्या डिसाइड किया गया, लड़के के लिए क्या डिसाइड किया गया, वो जेंडर है एक्चुअल में। ठीक है, तो व्यवहार, काम, जिम्मेदारी जो तय कर दी है उसे जेंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, या क्या है, पुरुष पैसा कमाएंगे, ये क्या है, एक जेंडर आधारित सोच है। यानी इस सोच में लिंग साफ साफ झलकता है कि पुरुष लिंग देखा तो क्या बोल दिया, जा पैसा कमा, और स्त्रीलिंग देखा तो क्या बोल दिया, झाड़ू पोछा बर्तन करो, घर संभालो, ऐसा बोल दिया है ना। यानी यहाँ ये नहीं देखा कि उसको पैसा कमाना आता है कि नहीं, महिला को ये नहीं देखा कि भाई वो महिला घर के काम करने के लायक है कि नहीं, बनी है कि नहीं, उसका मन है भी कि नहीं, बस थमा दिया पहले से ही, उससे किसी ने पूछा। इसे ही जेंडर कहते हैं। अब आते हैं भाई अगला प्रश्न, लैंगिक समता क्या है। जो लैंगिक समानता होती है यानी कि जेंडर इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है। लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो समाज में महिलाएं, पुरुष और अन्य जेंडर, जो ट्रांसजेंडर भी हमारे यहाँ होते हैं, नपुंसक लिंग भी जिसे कहा जाता है ना, ठीक, तो हमारे समाज में महिलाएं, पुरुष और जो अन्य जेंडर है उन सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। यानी जैसे आप देखो ना, सामान्य जैसे एक महिला भारत की नागरिक है, पुरुष भारत का नागरिक है, वैसे ही ट्रांसजेंडर भी भारत के नागरिक हैं। एक महिला वोट दे सकती है, पुरुष वोट दे सकता है, तो ट्रांसजेंडर भी वोट दे सकते हैं। महिला को पढ़ने का अधिकार है, पुरुष को पढ़ने का अधिकार है, ट्रांसजेंडर को भी पढ़ने का अधिकार है। महिला चुनाव में खड़े हो सकती है, पुरुष खड़े हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। यानी हमारे देश में सभी लिंगों को समान माना गया, यानी महिला हो, पुरुष हो, नपुंसक लिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको समान रूप से देखा जाता है। उसमें पूरी तरह से लैंगिक समानता, कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ अधिकतर आप देखोगे तो बहुत जगहों पर इसमें समानता का अधिकार और समान अवसर, समान जिम्मेदारियां, ये समान सम्मान भी उन्हें देना, ये सब हमारे देश में। अभी आप देखोगे तो जो नपुंसक लिंग है, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए हमारे समाज में अलग से सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी है। उनके लिए अलग से आप देखोगे तो जॉब में रिजर्वेशन रह रहा है आजकल। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको मिल रही है। तो अभी धीरे धीरे समानता, समय लगेगा, समय लगा भी है बहुत ज्यादा, पर हाँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान्य हो रहा है, पहले से हालत सुधरी है, बेहतर हुआ है। ठीक, तो यह है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं। गर्ल्स एजुकेशन है ना, गर्ल्स एजुकेशन जो है बालिका शिक्षा, इससे आप क्या समझते हैं। गर्ल्स एजुकेशन का मतलब ये है, बालिका शिक्षा से अर्थ ये है कि समाज में जो बेटियां, जो लड़कियां, जो बहनें, महिलाएं हैं, उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, बिल्कुल पुरुषों की तरह, है ना, लड़कों की तरह। हमारे समाज की महिलाएं, बेटियां जो भी हैं, उन सबको भी समान अवसर मिले शिक्षा के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्र में भी। अभी यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, इसलिए हम शिक्षा की बात करेंगे, है ना। बालिकाओं को भी बालकों की तरह समान रूप से शिक्षा का अधिकार दिलाना, यही क्या कहलाता है, बालिका शिक्षा कहलाता है। ठीक है, इसका तात्पर्य केवल उन्हें स्कूल, कॉलेज या यहां तक एडमिशन लेने तक, पढ़ाई करने तक नहीं है, यानी कि इनको भी पढ़ने दो, बस सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, उन्हें भी पूरी तरह से सुरक्षित, भेदभाव रहित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण देना है। यानी ऐसे माहौल में उनकी पढ़ाई हो जहां वो भी बिल्कुल सामान्य हो। गर्ल्स का पढ़ाई करना, गर्ल्स का स्कूल जाना, गर्ल्स का स्कूल में खेलना, गतिविधियों में भाग लेना, ये पूरी तरह से सामान्य माना जाए, है ना, इसको अलग ना समझा जाए, पूरी तरह से नॉर्मल हो और बिल्कुल वैसे ही समान है जैसे लड़के रहते हैं, जैसे लड़के स्कूल जाते हैं, जैसे लड़के पढ़ते हैं। ठीक, तो ये समानता बनाना, है ना, ऐसा वातावरण का माहौल, ऐसा माहौल बनाना विद्यालय में, स्कूल में, समाज में, ताकि बेटियों को, महिलाओं को भय ना लगे, उन्हें अजीब ना लगे, उन्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो ना, ये वातावरण, ये माहौल क्रिएट करना, कहां पर, समाज में। यही क्या है, बालिका शिक्षा है। ये वातावरण समाज में, विद्यालय में, जहां भी हो, कॉलेज में, सब जगह ये वातावरण निश्चित निर्माण करना, बनाना, जिससे महिलाओं को, बालिकाओं को, किसी को भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव या असहजता महसूस ना हो। क्लियर, यही है बालिका शिक्षा। ठीक, यहाँ गर्ल्स को सिर्फ एजुकेशन देने से नहीं है, गर्ल्स को एजुकेशन का माहौल भी ठीक करने से है। ठीक है, अब बात करेंगे नारीत्व की 4 विशेषताएं, बताइए नारीत्व की 4 विशेषताएं क्या होती है। नारीत्व यानी फेमिनिटी, मस्कुलिनिटी यानी मर्दाना, है ना, ये जो मेल लोग, यानी ज्यादा उसमें मर्द वाली फीलिंग होना,
ठीक है। मर्द वाली फीलिंग का मतलब ये नहीं है मेल की तरह, मर्द की फीलिंग मतलब मेल लोग किस तरह से काम करते हैं, मेल लोग किस तरह से सोचते हैं, वो मैस्कुलिनिटी। और फिर फीमेल की तरह यानी नारीत्व, फेमिनिटी, है ना। तो ये फेमिनिटी का बात हम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं से जिन्हें समाज में पारंपरिक या आधुनिक रूप से महिलाओं को जोड़कर देखा जाता है। यानी मैस्कुलिनिटी का मतलब, फेमिनिटी का मतलब क्या है। अब आप देखो, किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट की जब ऐड होती है, जैसे गोरा करने वाली क्रीम, उस ऐड में अधिकतर आप देखोगे महिलाएं ही रहेंगी, ठीक है। अगर आप देखोगे बहुत सी ऐसी चीज, जैसे खाना बनाना, मसाले की ऐड करनी हो, अधिकतर आप देखोगे उसमें किचन में महिलाएं खाना बना के उसका ऐड कर रही होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐड को, यानी एडवर्टीजमेंट, प्रचार, विज्ञापन, इन सब को ना एकदम स्टीरियोटाइपिंग किया जाता है, यानी उसी के साथ जोड़कर देखा जाता है, ठीक है। अभी आप देखो, जब कभी ऐड करना होगा, प्रचार करना होगा, तो एकदम खूबसूरत महिला को चुन लेते हैं। यामी गौतम करती थी अभी इसके पहले फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली का ऐड, यामी गौतम खूबसूरत, है ना। अब भाई यामी गौतम जैसे महिला जो पहले से खूबसूरत है, गोरी है, उससे आप क्रीम का ऐड करवा रहे हैं, ब्यूटी क्रीम का। भाई ब्यूटी क्रीम का ऐड करवाना है तो हमारे जैसे से कराओ, ताकि हमको 4 हफ्ते में गोरा निखार ला कर दिखाओ, तब ना लोग भरोसा करेंगे। पर नहीं, ब्यूटी क्रीम का ऐड करना है तो ऐसे लोग से कराएंगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन्हीं से कराएंगे, क्योंकि उन्हें नारीत्व, फेमिनिटी, है ना, वो दिखाना है उन्हें, ठीक है। तो जो भी महिलाएं, जो भी आप कह सकते हो फेमिनाइन होती हैं, जो भी महिला होती हैं, स्त्री होती हैं, नारी होती हैं, उनको उस भूमिका, उनके साथ वैसा बिहेव करना। जैसे अभी छोटा छोटा उदाहरण बताता हूं। कोई महिला घर से बाहर जा रही है, रात का टाइम में, थोड़ा शाम हो गई है, घर वाले उसको, अब इसके कई कारण हो सकते, घर वाले भाई को भेज देंगे, पिता के साथ जाएगी, वो अकेले नहीं जाने देंगे उसको, ठीक है। बाकी लड़का अकेले भी चला जाता है। अब इसका 1-2 कारण और हो सकता है कि समाज में आजकल बेटियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना, तो उसके डर से, सुरक्षा की वजह से माँ बाप भी लड़कों को साथ में भेजते, ठीक है। ये भी हो सकता है कारण। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो महिला कमजोर है, वो नहीं कर पाएगी, है ना, तो इसके लिए भी सहायता दी जाती है, ऐसा भी होता है ना। और कई बार होता है बस में, देखना भाई साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेडीज खड़ी है, बैठने की जगह नहीं दे रहे आप, मतलब वहां लेडीज ज्यादा आ जाता है कि हम लेडीज हैं भाई। अब नो ऑफेंस, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, पर याद रखिए ना, कई जगह जब महिलाओं को फायदा होने लगता है ना, तो महिलाएं वहां फट से महिला बन जाती है। महिला इन द सेंस, उनमें इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी क्यों? अगर मान लो पुरुष है और सारे सीट है और पुरुष बैठे हैं और महिला खड़ी है, तो महिला ये सोचेगी, अधिकतर लोग ये चाहेंगे महिला को सीट दे दो, है। और देखो, रो भी बनती है तो लेडीज फर्स्ट, पहले लेडीज का नंबर लगेगा। क्यों भाई, लेडीज फर्स्ट क्यों, जेंट्स फर्स्ट क्यों नहीं? ऐसा कई बार होता है, कई बार सुनने मिलता है। यानी जहां फायदा उठाना है वहां लेडीज बन जाओ, महिला बन जाओ, है ना। महिला को भाई सीट दे दो, महिला को देना चाहिए, लेडीज को सीट नहीं दोगे, लेडीज खड़ी है, दिखाई नहीं देता, शर्म नहीं आती, एक महिला बेचारी खड़ी है, अबला नारी है बेचारी, है ना। लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, महिला को पहले नंबर दो, पहले नंबर लगने दो, महिला को लाइन में पहले आने दो, आगे आने दो, महिला है वो बेचारी। लेकिन जहां बात आएगी इक्वालिटी की, अरे ऐसा कैसे नहीं, हम भी रात को बाहर निकलेंगे घर से, हम भी सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे, हम भी लड़कों की तरह बाहर घूमेंगे, हम भी एकदम अलग तरीके से रहेंगे, हम भी वो सारे काम कर जो लड़के करते हैं। वहां इक्वालिटी लेनी है, जहां जहां इनको नुकसान पहुंचता है वहां अलग। तो ये सब नहीं करते, सारी महिलाओं के लिए सोच नहीं है ना। कुछ ही है ऐसी, बाकी सब तो अच्छी है, बाकी सब बढ़िया है, बस कुछ ही के मन में ऐसा लालच वाला सोच रहता है कि कभी महिला बन जाओ, अबला बेचारी, वहां फायदा उठा लो, और कभी इक्वालिटी की मांग करने लग जाओ। ये गलत है। अब किसी ना किसी काम को, किसी ना किसी व्यवहार को स्त्री के साथ जोड़ के देखा जाता है कि ये ऐसा तो लड़कियां करती हैं, है ना, ऐसा तो भाई लेडीज लोग करती हैं, इस तरह की। जैसे चुगली, चुगली वाली बात को लोग अधिकतर किससे जोड़ते हैं? महिलाओं से, आंटी लोग से। पर भाई पुरुष भी चुगली करते हैं, पुरुष कम नहीं होते चुगली करने में, ठीक है। लेकिन चुगली शब्द को हमेशा महिलाओं के साथ, इस क्रिया को हमेशा महिलाओं के साथ, आंटी लोग के साथ ही जोड़कर देखा जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए। और महिला के साथ, महिला बहुत ज्यादा कमजोर होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। थोड़ा सा पापा ने लड़कों को 4 झपड़ मारे, लड़के कुछ नहीं रो रहे, और लड़की को थोड़ा सा, बेटी को थोड़ा सा डांट दिया पापा ने, लड़कियां रोने लग जाती है, पापा ने डांट दिया, है ना। अब भाई मतलब महिलाओं को ना संवेदनशील माना जाता है, ऐसा नहीं है, पुरुष भी संवेदनशील होते हैं हमारे समाज में, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। लड़के तो मूवी देख के रो देते हैं भाई, गाने सुन के रो देते हैं, होते हैं वो भी इमोशनल, पर उनको समाज ने ना ऐसा बना दिया है, लड़के रोते नहीं है, स्ट्रांग बन, मर्द बन, है ना, ये चीजें डाल दी गई है लड़कों के बीच में। पर ऐसा नहीं है, लड़के भी संवेदनशील होते हैं, लड़के लड़कियों से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा भावुक और संवेदनशील होते हैं, ठीक है। पर वो दिखा नहीं सकते, जब लड़के दिखाने जाएंगे तो समाज बोलेगा लड़की की तरह रो रहा है ना, लड़की की तरह ऐसा कर रहा है, कमजोर है क्या लड़की जैसा, मर्द बन, स्ट्रांग बन, ऐसा उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इसी चलते, इसी डर की वजह से लड़के अंदर ही अंदर घुटते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं की लाइफ कठिन है, भाई पुरुषों की भी लाइफ कठिन है, बहुत कठिन है, ठीक है। मातृत्व एवं पोषणकारी स्वभाव, महिला का जो स्वभाव है, देखो
स्त्री के अंदर ना एक गुण हमेशा रहेगा, स्त्री पुरुष से ज्यादा दयालु होती है, स्त्री के अंदर पुरुष से ज्यादा दया होती है, स्त्री के अंदर मातृत्व तो होता है, यानी मम्मी वाली फीलिंग होती है। बेटी देखना पापा कितना अच्छा ख्याल रखती है, क्योंकि उसके अंदर मम्मी वाली फीलिंग है ना, वो एकदम लाड प्यार से पूरे परिवार का पालन पोषण करना चाहती है, होता ही है, ठीक है। और इसी को जोड़कर हमेशा देखा जाता है। फिर सहनशीलता और अद्वितीय धैर्य, महिला का बहुत ज्यादा सहनशीलता होता है, अद्वितीय धैर्य होता है। अभी देखो ना, पहले के टाइम पर भाई बेचारी हाउसवाइफ्स मार खा के पति से रहती थी, घरेलू हिंसा सहती थी, फिर भी नहीं छोड़ती थी, है ना। पूरे सबसे पहले सुबह उठ जाएंगी और रात को सबके खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद, सब साफ सफाई करने के बाद फिर सोती है बेचारी। सबके लिए खाना बनाती है लेकिन खुद सबसे लास्ट में खाती है ठंडा खाना, सबको गरम गरम खिलाएगी, खुद सबसे लास्ट में खाएगी। तो महिलाएं बहुत ज्यादा सहनशील होती है बेचारी, और बहुत ज्यादा उनके अंदर पेशेंस होता है, अद्वितीय धैर्य होता है, ठीक है। आंतरिक शक्ति एवं अंतर्ज्ञान, महिलाओं को भाई इंटरनल बहुत ताकत होती है। एक महिला जिससे सिलेंडर नहीं उठता है ना, ऐसा ऐसा माना जाता है प्राय, लेकिन वो अपने बच्चे को बराबर उठा लेती है गोद में, अपने बच्चे के लिए शेर से लड़ जाए, है ना। तो महिला बहुत मजबूत है अंदर से। वो महिला बच्चे को जन्म देने के लिए कितना दर्द सहती है, कितनी असहनीय पीड़ा समझती है अपने बच्चे को सिर्फ जन्म देने के लिए, उतनी पीड़ा पुरुष ना सह पाए भाई, ठीक है। उतनी शारीरिक पीड़ा पुरुष नहीं सह सकते, ठीक है। तो ये सब जो है महिलाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है, ये सब फेमिनिटी यानी महिलाओं की विशेषता कह सकते हो, ये महिलाओं वाले गुण है, ऐसा माना जाता है समाज में। मैं अभी फिर से कह रहा हूं, ये माना जाता है सिलेबस में, ये मेरे विचार नहीं है भाई साहब, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर महिला ऐसी हो, जरूरी नहीं है कि हर पुरुष वैसा ही आपको ईगो वाला दिखाई दे, मेल ईगो रहे, ऐसा नहीं। कुछ पुरुष सामान्य भी होते, कुछ पुरुष बहुत ज्यादा संवेदनशील इमोशनल भी होते, रोते बात बात पे, गाने सुन के मूवी देख के रो देते बेचारे, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं। ये जो चीजें लिखी है सामान्य तौर पर लिखी गई है, ये सबके ऊपर लागू नहीं होती, सबके लिए भिन्नताएं होती है, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो कमेंट में गालियां मत लिख देना कि अरे अरे सर आप तो ऐसा कर रहे हो, लड़कियों को ऐसा कर रहे हो, लड़कों को ऐसा कर रहे हो। अरे भाई ये मेरे पर्सनल विचार है, ये जो मैंने बात बताई आपको भी, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये आमतौर पर पढ़ाया जाता है, ऐसा माना जाता है, ये सब मैं नहीं मानता, ऐसा समाज मानता है, ये किताब में जो सिलेबस है वो है, ठीक है। मेरे ऊपर मत थोप देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, पुरुषत्व के 4 सकारात्मक पक्ष लिखिए। यानी पुरुषत्व यानी कि मस्कुलिनिटी, मेल होने की, है ना, मेल होने की कुछ अच्छी बातें, कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण में ना। वो अगर मान लो किसी के अंदर ऐसा ईगो है कि मैं मेल हूं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपनी कभी बहन के साथ जाऊंगा, अपनी मम्मी के साथ जाऊंगा, तो मैं उन्हें रोड पर ना इधर साइड कर देता हूं, है ना, अंदर साइड, और मैं जिधर गाड़ियां चलती उस साइड में खुद हो जाता हूं। सेम मेरे पिताजी भी करते हैं, जब मम्मी के साथ जाएंगे, इस साथ जाएंगे तो भी। तो ये एक सकारात्मक पहलू है मर्द का, मर्द स्त्री की रक्षा करता है, स्त्री का सम्मान करता है, ये मर्द का एक अच्छा गुण है, ठीक है। जो स्त्रियों पे हाथ उठाते, उन्हें उनका चरित्र हरण करते हैं, वो मर्द नहीं, वो सकारात्मकता नहीं है, ठीक है। उन पे हाथ उठाते, घरेलू हिंसा करते, नहीं, वो बिल्कुल गलत है, वो सही चीज नहीं है। मर्द होने का मतलब ये है कि आप महिलाओं को सही नजर से देखें, आप महिलाओं को सहायता दें, उनकी रक्षा करें, उनका सम्मान करें, ठीक। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण एवं जिम्मेदारी की भावना, मेल सोचता है घर का मैं कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, है ना। जैसे मान लो महिला और पुरुष है, भाई और बहन है, और घर में काम करना है, या मम्मी और बेटा है, तो बेटा मम्मी को नहीं बोलेगा मम्मी मैं उठाता हूं ना, मैं करता हूं ना भारी वाला काम, है ना, मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपनी फैमिली को, मैं आगे आके सुरक्षा करूंगा, लड़ाई झगड़े में मैं सबसे आगे जाऊंगा, परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा ऐसा मर्द में फीलिंग रहती है, हम लड़कों में रहती है ऐसी फीलिंग। फिर साहस, वीरता और मानसिक दृढ़ता, मानसिक रूप से लड़के बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें उनके इमोशंस जाहिर करने का, भावनाएं बताने का, रोने का, एक्सप्रेस करने का, ये उनको मौका मिलता नहीं है। पूरा समाज ने उनको कठोर बना दिया, तो अंदर ही अंदर एकदम कठोर हो चुके, अंदर से बहुत नाजुक है पर बाहर से एकदम कठोर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वो साहसी, वीर और मानसिक हो जाते हैं। एक छिपकली देख के लड़कियां कूदने लगती है, एक कॉकरोच देख के लड़कियां कूदने लगती है। अब ऐसा नहीं कि लड़की बहादुर नहीं है, और ये सब पे लागू नहीं होता, सारी लड़कियां नहीं, पर अधिकतर लड़कियों को देखना कॉकरोच से ऐसा डरती है, छिपकली से ऐसा डरती है, पूछो मत, ऐसा कूद भागेंगे भाई, खड़े हो जाएंगी, चेयर पे बैठ जाएंगी, बेड पे, ठीक है। पर लड़के नहीं, लड़के तो भाई उनका तो काम ही छोड़ दो, जेब में लेके घूम ले कॉकरोच को, बोलो कॉकरोच जनता पार्टी नाम से बना ही देते हैं। तो लड़के तो बड़े इन सब मामलों में अलग है। कुशल नेतृत्व क्षमता और मार्गदर्शन, लड़कों के अंदर कुशल नेतृत्व यानी अच्छा लीडर बनने की क्वालिटी होती है, वो दूसरों को गाइड बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं लड़के। अभी आप देखोगे सोशल मीडिया पे, आप देख लो ना, कितने जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है उसमें अधिकतर आपको लड़के दिखाई देंगे, लड़कियां नहीं दिखाई देंगी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लड़कियां अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकती, मैं बोल रहा हूं कि अधिकतर बनती नहीं है, अधिकतर महिलाएं इस फील्ड को चुनती नहीं है। अगर वो आएंगी तो भी अच्छा मोटिवेशन देंगी, लेकिन वो करती नहीं अधिकतर, आप देखोगे तो, ठीक है। भावनात्मक स्थिरता एवं सहयोगात्मक व्यवहार,
जो मेल होते हैं उनमें भावनात्मक स्थिरता होती है, यानी एक बार उनके अंदर जो भाव आते हैं ना, पल में बदलता नहीं, उनके मूड स्विंग्स नहीं होते। आम भाषा में बोलूं तो उनके मूड स्विंग नहीं होते भाई। वो भावनात्मक रूप से अगर किसी भावना में है, अगर वो किसी से नफरत कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली नफरत, अगर वो किसी से प्रेम करते हैं तो कंटिन्यूअसली किसी भी हालात में उनसे प्रेम ही करेंगे, यानी उनकी भावना स्थिर होती है। सुबह बहुत ज्यादा खुश खुश थे, शाम को एकदम मुंह फुला के बैठे, फिर थोड़ी देर में चिल्लाने लग गए, थोड़ी देर में हंसने लग गए, ऐसा नहीं। मेल के अंदर भावनात्मक स्थिरता होती है, यानी वो एक ही भाव में लंबे समय तक रहता है। ठीक है, सहयोगात्मक व्यवहार होता है, सबकी हेल्प करना, मदद करना, है ना, ऐसा रहता है। जलन की भावना कम होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, थोड़ा जोक के लिए, बस ऐसा ना, जरूरी नहीं है। जैसे दो लड़कियां सेम कपड़े पहन लें तो लड़कियां बोलेंगी अरे यार कि कल मुही चुड़ैल मुझे कॉपी करती है ना, बातें नहीं करूंगी इससे। और लड़के सेम ड्रेस पहन ले, अरे भाई भाई, हम लड़के क्या बोलते हैं, भाई भाई हम लोग, है ना, अरे सेम सेम भाई भाई भाई, उसमें जलन नहीं होती। हम लोग को दोस्ती वाली फीलिंग आ जाती है, भाई भाई हो गया, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो ये जोक का पार्ट है। जो ऐसा मैंने कहा कि आमतौर पर अधिकतर, मतलब कहीं कहीं ऐसा देखने मिलेगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। सारी लड़कियां भी एक जैसे नहीं होती, सारे लड़के भी एक जैसे नहीं होते, पर आमतौर पर जो होता है ऐसा एक जोक के तौर पर मैंने आपको बताया, इसको ज्यादा दिल पर मत ले लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, पितृसत्ता के आदर्श स्वरूप की 3 विशेषताएं लिखिए। पितृसत्ता यानी, पितृसत्ता का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि मेल की चलना, पेट्रियार्की पत्रियार्चल, जिसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी ऐसा समाज जिसमें पुरुष की सत्ता चले, यानी पुरुष ही राज करे। घर का मुखिया पुरुष हो, समाज का मुखिया पुरुष हो, देश का मुखिया पुरुष हो, यानी मेल लोग ही समाज को चलाएं, है ना। इस सिस्टम को, ऐसे सिस्टम, ऐसी व्यवस्था को पेट्रियार्की, इसे पितृसत्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी पेट्रियार्की की यानी पितृसत्ता की हम बात करेंगे। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार, समाज और सत्ता की बागडोर पुरुषों के हाथ में होती है। अधिकतर विशेषकर पिता, है ना, या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास ही रहती है, वही देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा समाज जिसमें घर के सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, मेल। ऐसा समाज जिसमें समाज का मुखिया कौन है, मेल, है ना। तो ऐसा समाज की व्यवस्था जिसमें सारे बड़े फैसले, सारे राजनीतिक चीजें सब कौन कर रहा है, मेल कर रहा है। ठीक है, तो इसे ही पितृसत्ता व्यवस्था कहते हैं, पेट्रियार्की सिस्टम कहते हैं। ठीक है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आदर्श या मूल स्वरूप की 3 प्रमुख विशेषताएं। अब ऐसा समाज अगर होगा, मान लेते हैं, तो जो समाज शास्त्री हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो सोसाइटी के ऊपर अध्ययन वगैरह करके रहते हैं, ऐसे वैज्ञानिक समाज शास्त्री जो हैं, उनके हिसाब से इसमें क्या खासियत दिखाई पड़ती है। ऐसा समाज जहां पर पुरुष प्रधान समाज होगा, जहां पे पुरुषों की बात चलती है, पुरुष ही सारे फैसले लेते हैं, तो ऐसे समाज की कुछ खासियतें। तो ऐसे समाज की विशेषता की बात करूं तो पहला एक, पुरुष प्रधानता एवं सर्वोच्च निर्णय शक्ति, यानी पुरुष जो है इसमें प्रधान होता है हर जगह पर, क्लास में, महिला में, महिला मतलब घरों के अंदर, यानी जो महिलाएं उसके घर में, वो उसके आगे नहीं जाएंगी, उसी का फैसला मानेगी सब लोग, है ना। तो पुरुष प्रधान समाज होता है जिसमें पुरुष ही प्रधान रहेगा और उसका ही निर्णय हमेशा सर्वोच्च रहता है, यानी घर में वो जो फैसला लेगा, समाज में वो जो फैसला लेगा, उसी को माना जाएगा। पितृवंशीय उत्तराधिकार एवं पितृस्थानीय व्यवस्था, यानी पिता की प्रॉपर्टी पर उस पुरुष का अधिकार हुआ, यानी बेटे का अधिकार, बेटी का नहीं, है ना। बेटे का, राजा का बेटा ही अगला राजा बन जाता है, राजा की बेटी क्यों नहीं वो अगला राजा बनती, राजकुमारी बनती है, देश को संभालती, ऐसा नहीं होता है ना। वो दूसरे राजा से विवाह करके जाती है। महिलाएं ही शादी करती है, तो महिलाएं ही अपना घर छोड़ के दूसरे के यहाँ विदा होकर जाती है। ये किसने बनाई व्यवस्था, है ना। इसी व्यवस्था को पितृसत्ता में गिना जाता है। ठीक है, तो पितृवंशनी यानी पिता के वंश आगे बढ़ाने का काम इसी को माना जाता है, कि बेटा ही वंश आगे बढ़ाएगा, ऐसा समझा जाता है। ठीक है, और श्रम का लैंगिक विभाजन और महिलाओं की अधीनता, श्रम का, मेहनत का, यानी काम करना जो होता है ना, जो लेबर, उसको विभाजित किया है लैंगिक आधार पर, यानी चूल्हा चौका लड़के का काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लड़के का काम, पैसे कमाना, बाहर से राशन लाना, मेहनत करना पुरुष का काम, घर के अंदर मेहनत करना स्त्री का काम, है ना, ये सब काम। यानी काम का भी लैंगिक विभाजन कर दिया, यानी काम को भी लिंग के आधार पर बांट दिया। महिलाओं की अधीनता, ठीक है, और महिलाओं पर ये हुक्म चलाते, यानी ऐसा अगर पुरुष प्रधान समाज होगा, पेट्रियार्की होगी, तो महिलाएं उनके अधीन होगी, यानी महिलाएं उनके अंडर, यानी वो जो बोलेंगे महिलाओं को मानना पड़ता है, यानी वो महिलाओं से ऑर्डर नहीं लेते, महिलाओं को ऑर्डर देते हैं, जो लोग पेट्रियार्की वाली समाज में रहते हैं, जो पेट्रियार्की वाली सामाजिक व्यवस्था में बिलीव करते हैं। ये सही गलत की बात नहीं हो रही है, इस सिस्टम में क्या होता है ये पूछा जा रहा है, इस सिस्टम की विशेषता बतलाई जा रही है, पुरुष प्रधान समाज की विशेषता बतलाई जा रही है, पेट्रियार्की की। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, स्वपरायणता के 4 कारण लिखिए। जो स्वपरायणता होती है उसके 4 कारण। नंबर 1, अनुवांशिक या वंशानुगत कारण, यानी हो सकता है कि ये चीज, ये इस तरह की भावना, स्वपरायण की भावना जो है, हमें अनुवांशिक रूप से खानदानी निशानी के तौर पर मिली हो, यानी माता पिता पूर्वज इनमें गुण थे, हम में भी आ गए। दूसरा, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास में विसंगति, यानी हमारे दिमाग, हमारे नर्वस सिस्टम, है ना, या फिर हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में इसके विकसित होने में कोई गड़बड़ी, कोई खराबी, विसंगति आ गई हो।
गर्भावस्था के दौरान संक्रमण या हानिकारक कोई ऐसा दबाव का प्रभाव, है ना, हो सकता है कि गर्भावस्था के दौरान यानी माता जब गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो, तो बच्चा जो है उसी समय प्रभावित हो गया क्योंकि माता ने किसी गलत दवाई का सेवन किया हो, माता की तबीयत खराब हुई हो, स्वास्थ्य खराब हुआ हो, कुछ भी ऐसा गलत काम किया हो माता ने जिस वजह से बच्चे के ऊपर असर पड़ता ही पड़ता है। फिर माता पिता की अधिक उम्र में प्रसव के समय जटिलता है। अगर माता पिता बहुत उम्र में, मैंने ज्यादा एज में बच्चा पैदा कर रहे हैं, यानी कुछ लोग शादी लेट करते हैं, मान लीजिए 30, 35, 40 साल की उम्र में शादी हो रही है और उस समय कोई माँ बाप बन रहे हैं, तो उस समय बच्चे को जन्म देने में उस बच्चे में कठिनाई आ सकती है, स्वपरायणता देखने मिल सकती है। हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, प्रसव के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई है, कुछ जटिलताएं हो गई, यानी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही मान लेते हैं, तो उसमें भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर स्वपरायणता के गुण आ जाए। तो ये इस खराबी के, इस कमी के, स्वपरायणता के ये कुछ प्रमुख कारण है, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये सवाल पूछ सकता है, ये सवाल सारे आपको ध्यान में रखने। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए हमारे शिक्षा एवं समावेशी जेंडर मुद्दे को है, इसके पूरे इकाइयों को हमने यहाँ पर देख लिया, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो, ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो का लिंक है जो है, इस क्लास को आप अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। उनके साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में जो भी ग्रुप हो उसमें लिंक शेयर कर दें। साथ ही साथ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, इसी तरह के अन्य विषयों की वीडियो आप चाहते हैं कि मैराथन क्लास में और बनाऊं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, ताकि जैसे ही वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियोस एग्जाम के दौरान मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स? और हाँ, अगर आप इन सभी को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ऐसे और भी क्वेश्चन चाहते हो, और बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा संपूर्ण कोर्स आप जरूर परचेस करें, या फिर क्रैश कोर्स परचेस करें, या नोट्स भी परचेस कर सकते हैं अलग से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करके आप अपना मनचाहा कोर्स, नोट्स या फिर जो भी आपका क्रैश कोर्स या संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी 100% बढ़िया से कर सकते हो। एक भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई कमी नहीं रह जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।